चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। बहुत बढ़िया चैप्टर है कि सबसे पहले ये प्रकाश होता क्या है, किसको कहते हैं प्रकाश। ये लाइट क्या होता है, जिसको हम अक्सर देख तो पाते हैं, अनुभव तो कर पाते हैं, लेकिन छू नहीं पाते, क्योंकि फिजिक्स में ऐसा, ये दिमाग में रखना। या दूरी का क्या होता है, मात्रक होता है, जिसका वैल्यू होता है 10⁻⁻10 मीटर। ओके, चलिए तो अब बात करते हैं प्रकाश के गुण को। प्रकाश का नहीं हुआ। अब वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक यहाँ प्रदीप्त और अप्रदीप्त, जिसे दीप्त भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल सकता है और यहाँ पे कहीं कहीं अदीप्त भी लिखा हुआ मिल सकता है। दीप्त का मतलब क्या होता है? हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आदित्य सर आपके बीच लेकर आया हूं क्लास 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। जैसा कि आप देखते हैं अब लगातार 10th क्लास के भी क्लास लगातार शुरू हो रहे हैं और आपके बीच वीर बैच जो प्रॉपर हिंदी मीडियम में होगा क्लास 10 के लिए, यह बैच भी आपका शुरू हो चुका है, जिसका प्राइस आप देख पा रहे होंगे 699 रुपये मात्र, जिसमें आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर के द्वारा अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिलने वाले हैं। इसलिए अब जो भी सीनियर बच्चे देख पा रहे हैं वो भी अपने जूनियर बच्चे क्लास 10 वाले बच्चे को भी इससे जोड़ने का प्रयास करें। और वन शॉट सीरीज अभी जो आपका चल रहा है उसमें आपका पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहला आप जान लीजिए जो आपके 10th क्लास के सिलेबस है उसको एक बार मैं बोल दूं आपको। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन, दैट मीन्स ये 3 चैप्टर आपके हो जाएंगे जो ऑप्टिक्स से हो जाएंगे, प्रकाशिकी से हो जाएंगे। उसके बाद आपका थोड़ा सा सिलेबस को देख लिया जाए। क्लास 10th के सिलेबस को आप देख लीजिए। क्लास 10th का जो सिलेबस है उस पर थोड़ा सा नजर आप लोग दौड़ा देंगे। जो आपका चैप्टर है, चैप्टर देखिए, चैप्टर फर्स्ट आपका प्रकाश का परावर्तन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। बड़ी मस्त चैप्टर है, इसी को आज के वन शॉट में आपको पढ़ाया जाएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एकदम सुंदर ढंग से समझिएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये दूसरा चैप्टर होगा। तीसरा चैप्टर आपका हुआ मानव नेत्र तथा वायुमंडलीय अपवर्तन। इसी के अंतर्गत आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी वायुमंडलीय अपवर्तन, तारे क्यों टिमटिमाते हैं बाबू, ये सारी बातें इसी के अंतर्गत आ जाएंगी। ह्यूमन आई एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये 3 चैप्टर जो है ये फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसका नाम है ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स में भी रे ऑप्टिक्स से ये तीनों चैप्टर्स आएंगे, क्योंकि यहां ज्योमेट्रिकल प्रोसेस ही चलेगा। और चौथा चैप्टर जो आपका है वह है विद्युत धारा, और इसी के अंतर्गत आपको पढ़ लेना है उष्मीय प्रभाव का भी अध्ययन। इसी के अंतर्गत आप उष्मीय प्रभाव भी देख लीजिएगा, हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स हीटिंग इफेक्ट। ये चैप्टर आपका चैप्टर 5 जो है आपका वह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का
चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये दोनों चैप्टर जो है, ये दोनों चैप्टर ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से हो जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वैद्युत चुंबकत्व, फिजिक्स के ब्रांच से। और एक चैप्टर और लास्ट में आपका पढ़ना पड़ेगा, वह ऊर्जा का स्रोत है, सोर्स ऑफ एनर्जी। ये मॉडर्न फिजिक्स से आपके हो जाएंगे। सबसे पहले अपने सिलेबस को आप बहुत ही गहराई से देख लीजिए। ये चैप्टर आपके मॉडर्न फिजिक्स से हो जाएंगे, आधुनिक भौतिकी से। आधुनिक भौतिकी से ये आपके सिलेबस है, जिसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे आज। फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। बहुत बढ़िया चैप्टर है कि सबसे पहले ये प्रकाश होता क्या है, किसको कहते हैं प्रकाश, ये लाइट क्या होता है, जिसको हम अक्सर देख तो पाते हैं, अनुभव तो कर पाते हैं, लेकिन छू नहीं पाते। क्योंकि फिजिक्स में ऐसा होता है कि जो जिसको छू नहीं पाते उसकी भी एग्जिस्टेंस होती है। तो बाबू मेरे ये प्रकाश के बात को एकदम बढ़िया समझना। चैप्टर तो है प्रकाश का परावर्तन। ये परावर्तन क्या है बाबू? परावर्तन जो है ये प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, ये एक्शन ऑफ लाइट है। प्रकाश की क्रियाएं हैं, परावर्तन हो, अपवर्तन हो, व्यतिकरण हो, विवर्तन हो, ध्रुवन हो, प्रकीर्णन हो, है ना। तो ये सारे जितने भी आप नाम सुनते हैं ये प्रकाश की क्रियाएं हैं, एक्शन ऑफ लाइट है। तो सबसे पहला बात, ये प्रकाश क्या है? बहुत ही सुंदर सा बात है कि प्रकाश क्या है? एक कारक है, ये ऊर्जा का स्रोत है। यानी जो खुद अदृश्य रहता है, वो दिखता नहीं है, लेकिन वह वस्तु को दृश्यमान बनाता है। दिमाग में बैठा लीजिए। प्रकाश को यदि हम कहेंगे पकड़ के लाइए तो क्या ला सकते हैं? नहीं ला सकते आप प्रकाश को पकड़ के। हो सकता है आपके घर के बगल में केकरो नाम प्रकाश होगा तो उसी को पकड़ के लेते आइएगा। लेकिन यदि प्रकाश की बात हम कर रहे हैं, जिस प्रकाश की, उसको आप छू नहीं सकते, वो दिखता नहीं है, लेकिन वस्तु को दिखा देता है। कितना गजब का टेंडेंसी है इस प्रकाश में। इस प्रकाश में ऐसा टेंडेंसी है कि खुद अदृश्य रह के दूसरे को दृश्यमान बना देता है। यदि ये ना रहता तो हम किसी चीज को देख नहीं पाते। इसका मतलब है कि वस्तु को हम देखते हैं बाबू, उसी को हम प्रकाश बोलते हैं। मतलब ये ऊर्जा है, ऊर्जा, एनर्जी है। जब आप क्वांटम सिद्धांत से बात करते हो तो प्रकाश ऊर्जा का छोटा छोटा पैकेट है। मतलब प्रकाश फोटोन के रूप में चलता है। ये फोटोन वर्ड को भी दिमाग में रख लेना। फोटोन दैट मीन्स ऊर्जा का पैकेट। फोटोन ऊर्जा का पैकेट। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का क्या है? स्रोत है। ऊर्जा का क्या है? स्रोत है ना। यह फोटोन नामक कण से बना है। फोटोन का अर्थ हम बोल ही दिए। यह ऊर्जा का क्या है? पैकेट है, जिसका तरंगदैर्घ्य जो है वह 3800 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। ये एंगस्ट्रम क्या होता है? एंगस्ट्रम क्या होता है? ये मात्रक होता है, यह दूरी का मात्रक होता है। यह दूरी का मात्रक होता है एंगस्ट्रम, जिसका वैल्यू होता है 10⁻⁻10 मीटर। यह दिमाग में रखना है। यह दूरी का क्या होता है? मात्रक होता है, जिसका वैल्यू होता है 10⁻⁻10 मीटर। ओके, चलिए तो अब बात करते हैं प्रकाश के गुण को। प्रकाश का गुण क्या है? सीधा बात है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। सीधा गप है तो प्रकाश कौन रेखा में चलती है? सीधी रेखा में चलती है। इसे आप ये भी बोल सकते हैं, इसे ऋजु रेखीय गमन भी कहा जाता है। एकदम बढ़िया समझना, ये सब शब्द यूज होता है तुम्हारे जिंदगी में। ऋजु रेखीय गमन, ऋजु रेखीय मतलब एक सरल रेखा में गमन करना। तो आप ऐसे भी दिमाग रखना, प्रकाश के गुण में या ऋजु रेखीय गमन करता है, मतलब सीधी रेखा में गमन करता है ना। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग, अब देखिए, तरंग में एक यांत्रिक तरंग होता है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब है कि उसको चलने के लिए कोई मेटेरियलिक मीडियम नहीं चाहिए।
इसके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश क्या है? अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। आप पे प्रकाश पड़ेगा तो आपके बगल में, आपके पीछे क्या बनता है? उसका छाया बनता है। और प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ चलता है? निर्वात में, जिसकी चाल होती है 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। यानी प्रकाश के बारे में कुछ बात और बोल सकते हैं। प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, दोहरी प्रकृति होती है। एक तुम्हारा कण के रूप में और एक तुम्हारा तरंग के रूप में। कण अभी तुरंत तुमने देखा फोटोन के रूप में, और दूसरा बेटा किसके रूप में? तरंग के रूप में, वेव के फॉर्म में होता है। यानी प्रकाश की डबल नेचर होती है, द्वैत प्रकृति, एक तरंग के रूप में और एक कण के रूप में। ठीक है, चलिए थोड़ी सी बात और एक बात और, यहां पे एक बात और जानना जरूरी है। हो सकता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाए, माध्यम यदि बदल जाए, किसी एक माध्यम में प्रकाश की चाल क्या रहती है? एक समान रहती है। वही माध्यम बदल जाता है तो प्रकाश की चाल क्या हो जाती है? बदल जाती है। माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है। प्रकाश की चाल बदल जाती है माध्यम बदलने पर। लेकिन एक बात बेटा याद रखना, प्रकाश का कौन ऐसा गुण है जो माध्यम बदलने पर नहीं बदलता है? आपके दिमाग में यह बात आएगी, ये कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया सर। प्रकाश का वह कौन ऐसा गुण है जो माध्यम बदलने पर नहीं बदलता बेटा? वो होता है फ्रीक्वेंसी, वो होता है आवृत्ति। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात में दिमाग में बैठा लेना। माध्यम बदलने पर प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती। हो सकता है यहां से ऑब्जेक्टिव कभी जिंदगी में आ जाए। माध्यम बदलने पर प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। ओके, चलिए तो प्रकाश की चाल, चाल का मतलब आप समझते ही हैं कि चाल का मतलब क्या होता है? कि वह कितना दूरी तय करता है एक निश्चित समय अंतराल में। तो इकाई समय में प्रकाशीय किरणों के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश की चाल कहा जाता है। और मैंने अभी तुरंत कहा माध्यम बदलेगा तो प्रकाश की चाल क्या होगी? बदल जाएगी। यानी अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। गैस या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 गुना 10 पर पावर 3 गुना 10 पर पावर 5 3 गुना 10 पर पावर 3 गुना 10 पर पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। द्रव में प्रकाश की चाल गैस की अपेक्षा कम होती है। मतलब क्या है? मतलब क्या है कि यदि माध्यम के पार्टिकल जो है वह ज्यादा फैले रहेंगे तो वहां पर सीधा समझिए ना, ऐसे समझ जाइए, आज के बाद आप नहीं भूलिएगा। यदि मान लीजिए रोड जाम है, तो रोड जाम है तो गाड़ियां का स्पीड छोटा होगा कि अधिक होगा कि कम होगा? तो जाम रहेगा, तुरंत कहिएगा सर स्पीड कम होगा। यदि मान लीजिए एकदम फिल्टा सड़क है, एकदम खुला सड़क है, तो में एकदम आराम रेस से चलाना है गाड़ी को। प्रकाश का भी यही हाल है। जेकरा में पार्टिकल जो है ना फैलल रहेगा तो में प्रकाश एकदम रेस के गाड़ी चलेगा, और जेकरा में पार्टिकल एकदम सटल रहेगा एक मैंने ओकरा में जाम रोड है। अब आप समझ जाइएगा कि ठोस में चाल एकदम जाम रोड है, धुकुक चलेगा। और यदि एकदम फैलल सड़क है तो एक मतलब प्रकाश एकदम काफी स्पीड से चलेगा। तो ये दिमाग में सेट जरूर कर लीजिएगा। देखिए वही बात है, ठोस में प्रकाश की चाल कम होती है। काहे कम होती है? एकदम पार्टिकल सटल रहता है, तो उसका रोड जाम है। तो बात समझिएगा अब थोड़ा सा। प्रकाश स्रोत, ये प्रकाश स्रोत क्या होता है? स्रोत का सीधा जहां जहां स्रोत शब्द लगे जाइए समझ जाइए वहां से उत्पन्न हो रहा है। जैसे हम कहेंगे आय स्रोत, जहां से आमदनी आता है। जल स्रोत, जहां से जल आता है। प्रकाश स्रोत, जहां से प्रकाश आता है। सीधा सा गप है। जिस वस्तु से प्रकाश क्या होता है? निकलता है। जहां से प्रकाश प्राप्त होगा उसी को तो प्रकाश स्रोत कहेंगे, है ना। यदि मोमबत्ती कह देंगे तो नहीं, जलता हुआ मोमबत्ती कहेंगे तब होगा। बल्ब कह देंगे नहीं, जलता हुआ बल्ब कहेंगे तो होगा। मतलब जहां से प्रकाश निकलेगा उसको हम प्रकाश स्रोत बोलेंगे। अब देख, प्रकाश स्रोत में यदि बात करोगे तो वस्तुएं 2 टाइप की आ जाएंगी। प्रकाश स्रोत का मतलब क्या बोले? जहां से प्रकाश निकला, नहीं निकला तो प्रकाश स्रोत नहीं हुआ। अब वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं।
एक यहां प्रदीप्त और अप्रदीप्त, जिसे दीप्त भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल सकता है और यहां पे कहीं कहीं अदीप्त भी दिखा हुआ मिल सकता है। दीप्त का मतलब क्या होता है? जिससे प्रकाश निकली, जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो वो दीप्त। ऐसे समझो ना बउआ, जो चमकता है दीप्त, जो अंधरिया में रहता है अदीप्त। सीधा बात है, यानी जिससे प्रकाश निकल रही है, उत्सर्जित हो रही है, वो प्रदीप्त हो गया। दीप्तमान बोलो या दीप्त बोलो। जैसे सूर्य, तारा, जलता हुआ टॉर्च होगा, बिजली का जलता हुआ बल्ब, ऐसे टॉर्च लेके चल जाइएगा, जलेबे नहीं कीजिएगा तो वो अदीप्त हो जाएगा, और जलाइएगा तब प्रदीप्त। आप समझ ही रहे हैं, सीधा गप है। अब मान लीजिए मोबाइल को उठा ली है ना, एक फ्लैश लाइट का पूछेगा तो अभी अदीप्त है, और जब हम जला देंगे तो देखिए, जला देते हैं आप, देखिए देखिए अब जल रहा है ना, तो ये दीप्त हो गया। सीधा समझिए ना, जहां से प्रकाश निकल रहा है वो दीप्त हो गया, और जहां से नहीं निकलता है उसको अदीप्त बोलते हैं, है ना। टेबल, कुर्सी, कॉपी, किताब, मेज, ये सब जत्ता है, ये सब तुम समझ ही रहे होगे, अदीप्त है। अब प्रकीर्णन क्या होता है? ऐसे समझिए, स्कैटरिंग। प्रकीर्णन कहते किसको है? अच्छा एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए आप बैठे होंगे अभी घर में बैठे होंगे, क्या सूर्य का डायरेक्ट किरण आपके घर में आता है? आप कहिएगा नहीं आता है, क्योंकि सूर्य तो बाहर में है। आपके घर में आया है सूर्य? नहीं। फिर भी आपके अंदर में लाइट कहां से आ गया? कभी सोचे आपके घर के अंदर में लाइट कहां से आ गया? क्या हुआ? बल्ब जलाई थी आपकी मम्मी। आपका रूम में तो अंधेरा था, बल्ब दिन में आप जला के रखते हैं जी, बिजली बचाइए, दिन में बल्ब नहीं जलाते होंगे। फिर भी आप दिन में वस्तु को कैसे देख लेते? वो प्रकाश कहां से आया? आपका तुरंत जवाब आएगा, सर हम तो इस सोच में नहीं किए थे प्रकाश कहां से आएगा, सर यही प्रकाश बाहरी से उठ के चला आया था। लेकिन देखिएगा, बाहर में जितना लाइटिंग रहेगा आपके रूम में लाइटिंग नहीं रहेगा। काहे कि रूम में जो प्रकाश है ना, वो डायरेक्ट प्रकाश नहीं है, वही है स्कैटर्ड लाइट, वही है प्रकीर्णित प्रकाश। इसका मतलब क्या है कि बाहर में प्रकाश जितना है ना, धूल कण हो या गाछ का पत्ता हो, जो भी गैस के अणु हो, जितना भी बाहर में कण है ना, वो क्या करता है? वो बड़ा मौज वाला काम करता है। प्रकाश जो सूर्य का है ना, ओकरा पकड़ लिया और ओकर बाद ओकरा फैलाना शुरू कर दिया। अब देखिए, आपके घर में नहीं तो अंधेरिये रह जाता दिनों में, यदि ये सब नहीं रहता तो। इसीलिए आप एगो चीज और गौर किए होंगे, जिस दिन आपका सोमवार के समय में वर्षा हो जाता है ना, आप देखिएगा अंधेरिया बहुत जल्दी हो जाता है। कारण क्या है कि जो आपके घर में लाइट फेंकने वाला था वही खत्म हो गया, वर्षा की बूंद के साथ वो बैठ गया, वो रहबे नहीं किया, इसीलिए सवेरे गरे अंधेरिया हो जाता आपके घर में। तो प्रकीर्णन आप हमको लगता है समझ गए होंगे। क्या समझे? कि बाहर में जितना भी एटमॉस्फेयर का सूक्ष्म कण सब है, वो क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके चारों दिशा में फैला देता है। प्रकीर्णन माने ही समझिए फैला देना, वो चारों तरफ फैला दिया। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए, उसी को विशुद्ध हिंदी में विकृत कहते हैं। विकृत बोलते हैं, विकृत माने क्या हुआ? फैला दिया ओकरा चारों तरफ, प्रकाश को अवशोषित कर दिया और फिर चारों तरफ फैला दिया। आपके घरों में आ गया लाइट, लेकिन उतना लाइट नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना? जैसे हम कोई चीज लिख दिए और फोटो कॉपी करा दिए, तो दोनों में अंतर है ना? एकदम अंतर है। तो सीधा सा बात है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। कहानी स्पष्ट समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। अब किरण क्या है? प्रकाश के चलने के पथ को, प्रकाश के चलने के रास्ते को, जिस रास्ते पर प्रकाश गमन करती है भाई मेरे, उसी को तो हम किरण कहते हैं। यह किरण किसी लड़की का नाम नहीं है, यह प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण है। मतलब प्रकाश के चलने के पथ को हम लोग किरण बोलते हैं। जिस रास्ता से प्रकाश आई वो रास्ता को दिखा दो। आप देखते होंगे जब आपके घर में दुकान में भी, जैसे आप कहीं मार्केट में दुकान खोले, अब मान लीजिए मार्केट के अंदर में दुकान है, तो आपके पिताजी क्या करते होंगे? वहां पर एक तीर का चिन्ह लगा देते होंगे, इसी रास्ते से होकर जाइए मेरा दुकान मिल जाएगा। तो प्रकाश के लिए भी किरण का चिन्ह लगा देते हैं, मतलब इसी रास्ते से प्रकाश गई होगी, उसका नाम किरण रख दिया। सीधा गप। किरण पुंज क्या है? पुंज माने होता है समूह। बहुत सारा किरण जब इकट्ठा हो जाएगा ना मेरे बउआ, उसी को हम लोग किरण पुंज बोलेंगे। अब मान लीजिए एक किरण है तो किरण हो गया, किरण का बहुत सारा समूह हो गया तो किरण पुंज हो गया। कितना बढ़िया तो बात है, कितना बढ़िया तो बात है। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज बोलते हैं। अब किरण पुंज कौन कौन हो गया बाबू मेरे? सर किरण पुंज 3 प्रकार का, अपसारी, अभिसारी, समांतर। नाम से पकड़िए, अपसारी, फैल जाओ, अपसारी।
नाम से पकड़ लीजिए। अपसारी मतलब होता है फैलना। अपसारी मतलब क्या होता है? फैलना। समांतर मतलब समांतर। अभिसारी, अभिसारी मतलब होता है एकत्रित होना। देख लीजिए, तीनों का अर्थ बता दिए, डिफिनेशन क्लियर। एक ही बिंदु से मेरे बउआ फैल जाएगी अपसारी, एक ही बिंदु पर जमा हो जाएगी अभिसारी, और यदि न फैली और न एक जगह जमा हुई, बड़ा समांतर रह गया, तो उसी को हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। बेटवा फोटो देख ले, यहां तुमको नजर आ रहा होगा एक ही बिंदु से फैल रही है, माने एक ही बिंदु से चल रही है। जब एक ही बिंदु से चलेगी तो इसको हम लोग अपसारी बोलेंगे, और जब एक दूसरे के बेटवा समांतर रहेगी तो उसको हम लोग समांतर बोलेंगे। और जब हेर महीना जब एक बिंदु पर जाके जमा हो जाएगा ना, उसी को हम लोग अभिसारी बोलेंगे। बोल बेटा, क्लियर है कि नहीं है? एकदम क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, पारदर्शी पदार्थ की यदि बात करते हो, पारदर्शी आर पार चला जाए, पारदर्शी। पारभासी हल्का फलका जाए तो उसको पारभासी। अपारदर्शी जाइबे नहीं करे प्रकाश की किरण, अपारदर्शी मतलब क्या है बउआ? वह पदार्थ जिसे होकर प्रकाश पार कर जाए, पारदर्शी। देखिए, पार पार कर जाए, पारदर्शी। हल्का फलका पार करे तो पारभासी हो जाएगा। आ जेकरा से पारे नहीं करे, ई देवाल है, एकरा पे खूबे टॉर्च चलाएंगे, कुछ नहीं होगा, लाइटवा जाइबे नहीं करेगा उसमें, तो इसका मतलब हो गया मेरे सोनमा अपारदर्शी। कहानी क्लियर हो गया? निश्चित क्लियर हो गया होगा। मान लीजिए एगो कागज है, ओकरा पे टॉर्च मारिए, ऊपर हल्का फुल्का जाएगा, देखा मैंने पारभासी। देख सोना, कितना अच्छा से हम बात कर रहे हैं। हल्का फलका जाएगा, छोटका छोटका पाट जाएगा। जैसे मान लीजिए आप क्या करिएगा, आप क्या करिएगा, कागज में तेल लगा दीजिएगा, या आप धुआं है ना, तो धुआं में देखिएगा, धुआं में लाइट जलेगा तो जाएगा हल्का फलका। ऐसा थोड़े है कि नहीं है, जाएगा, जाएगा। तो उसको हम लोग हल्का फलका जाएगा पारभासी, जाइबे नहीं करे तो वो अपारदर्शी हो गया। हमको लगता है कहानी क्लियर हो गया होगा मेरे सोना। अब देख, हमने क्या कहा था? परावर्तन का मतलब क्या कहा? परावर्तन का मतलब हो जाए लौट जाए, प्रकाश की किरणें जाए और लौट के चलाए, यही तो परावर्तन है। प्रकाश की किरणें किसी सतह पर जाए और टकरा कर लौट जाए। परावर्तन का सीधा सीधी मतलब होता है बउआ मेरे लौट जाना। प्रकाश की किरण जब टकरा कर लौट जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। मतलब क्या है? मतलब सीधा सा है। देख लीजिए, ये टॉर्च का लाइट ही यहाँ जलाए, आईना घर में एगो आईनमा रख दीजिएगा, आईना, और ओकरा पे टॉर्च जाके जलाइएगा, देखिएगा उधर जाके कहीं पे एगो उजर का रंग का स्पॉट बनेगा। समझ जाइए आप परावर्तन सीख गए। यही परावर्तन है। मतलब ये जो प्रकाश गई आईना पर टकराया, दर्पण पर, और वो टकरा कर लौट गया, तो परावर्तन हो गया। तो और जो किरणें आती है मेरे मैना, उसको हम लोग आपतित बोलते हैं। आपतित, आ मने आना, परावर्तित मने जाना। आ मने आना, आने वाली किरण आपतित, और लौटने वाली परावर्तित। और यदि बिंदु पर सीधौका लाइन खींच दिया है, देखिए सीधौका लाइन, इसको हम लोग अभिलंब बोल देते हैं। चूंकि 90 डिग्री है इसीलिए अभिलंब नाम रख दिए इसका। और इसके बीच जो कोण बना ना, इसको हम लोग आपतन कोण बोलते हैं बाबू मेरे। और इसके बीच जो कोण बनता है, इसको हम लोग परावर्तन कोण बोलते हैं। तब कहानी स्पष्ट हो गई। अब देखिए, वही सब बात तो हम लिखे हैं, वही सब बात तो हम लिखे हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को, पड़ने के जगह पर आप आने वाली भी बोल सकते हैं। आ मने आना, आ मने आपतित। आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित हुई, उस बिंदु को हमने आपतन बिंदु कहा। हमको लगता है ये कहानी आप निश्चित तौर पर समझेंगे। और अभी तुरंत हमने क्या कहा? जो लौट जाएगी, आ गई आपतत,
लौट गई परावर्तित, यानी जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को, लौटने वाली किरण को, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, आने वाली आपतित, लौटने वाली परावर्तित, और सतह पर जो लंब खींच देगा ओकर नाम अभिलंब, ओकर नाम क्या हो जाएगा? अभिलंब। आई आपतित, लौट गई परावर्तित, और लंब जो खींच दिया वो अभिलंब हो गया। कितना हलवा चीज है ना? किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। और आपतन कोण क्या होगा है, देखिए अभी आपको एकदम क्लियर हम यहां बता देते हैं स्पष्ट। बोलिए क्या नाम हुआ? तुरंत कहिएगा आपतित, लौट जा परावर्तित। मतलब क्या है? और जो लंब तूने खींच दिया मेरे सोनमा, वो जो लंब तूने खींच दिया उसका नाम हो गया अभिलंब, नॉर्मल। और ये जो एंगल बना बउआ मेरे, ये जो एंगल बना, देखो कुछ तो कोण बन रहा है, तो इस कोण को हम लोग आई काहे बोलते हैं? काहे इंसिडेंस हुआ, इंसिडेंस। और इसका नाम हो गया हिंदी में आपतन कोण। चूंकि आपतित किरण के साथ बनाया है तो आपतन कोण, और परावर्तित किरण के साथ बनाएगा तो परावर्तन कोण। परावर्तित के साथ बनाया तो परावर्तन कोण, आपतित के साथ बनाया तो आपतन कोण। दोनों बात क्लियर है? इसको सूचित करते हैं आई से और इसको सूचित करते हैं आर से। अब इसका नियम क्या गो होता है? सर 2 गो नियम होता है। कौन कौन 2 नियम होता है? तो सर आप ही फिगर में देख लीजिए, फिगर में देख लीजिए, दोनों नियम क्लियर हो जाएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। और आपतन कोण जो है वह परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर, मतलब आई बराबर आर। कहानी स्पष्ट है। प्रतिबिंब माने क्या हुआ? इसे समझिए ना। कोई जैसे कोई आईना है, दर्पण है, उसमें आप खड़ा होते हैं तो अपना फोटो देखते हैं जी, तो जो फोटो देखे ना वही तो प्रतिबिंब है। आप हो गए वस्तु और उसका जो फोटो अंदर में बना वो हो गया प्रतिबिंब। यानी किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहा जाता है बेटा? प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक उल्टा प्रतिबिंब होता है और एक सीधा प्रतिबिंब होता है। एक वास्तविक होता है, अभी तुरंत हमने कहा किसी बिंब स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिल गया तो वास्तविक, अब मिलता हुआ प्रतीत हुआ तो आभासी। आभासी मतलब ही होता है मिलता हुआ प्रतीत होना, प्रतीत होना। मतलब ये ओरिजिनल ना है, डुप्लीकेट है। ओरिजिनल ये है डायरेक्ट मिलन, और यहां हुआ मिलती हुई प्रतीत होती है। ये दिमाग में बैठा लीजिए। यदि डायरेक्ट मिल गया, यदि डायरेक्ट मिल गया तो वो हो गया वास्तविक, और यदि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर्दा के पीछे मिला, समझ जाइए वो आभासी हो गया। तो बिंब स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब हमने क्या कहा? यह उल्टा होता है और यह क्या होता है बेटा? सीधा होता है, आभासी प्रतिबिंब। ओके, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा किस प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त करते हैं? जो डायरेक्ट मिलेगा वो पर्दा पर दिखेगा, और जो डायरेक्ट नहीं मिलेगा वो पर्दा के पीछू होगा। मतलब पर्दा पर प्राप्त किसको नहीं किया जा सकता है? आभासी प्रतिबिंब को। कहानी क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब समतल दर्पण, ऐसे देखिए, दर्पण को हम लोग 3 ग्रुप में बांटते हैं। यहां आपको 2 ग्रुप पढ़ लेना है। एक समतल गोलीय, ऐसे परवलयिक भी होता है। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। और आपको जो पढ़ना है वो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण पढ़ना। समतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसको समतल दर्पण कहते हैं। जो आईना आप लोग देखे हैं, जो आईना आप लोग देखे हैं उसको समतल दर्पण बोलते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा कैसा बनता है?
पहला तो दर्पण के पीछे बनेगा। आप बताइए, दर्पण के पीछे बनेगा, पर्दा के पीछे किसका मिलन होता है? कौन प्रतिबिंब का? अभी तुरंत मेरा डायलॉग था आभासी का। अब पर्दा पर डायरेक्ट होला तो वास्तविक। इसका मतलब समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब। और आभासी कैसा होता है? सीधा होता है, इसीलिए प्रतिबिंब सीधा बनता है। और प्रतिबिंब जितना बड़ा बनेगा उतना बड़ा वस्तु होना चाहिए, यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। और प्रतिबिंब पार्श्विक उल्टा बनता है, जिसे हम लोग समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन भी बोलते हैं। पार्श्व परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? यदि आपने ऐसे P लिखा और यदि आप मिरर में देखना चाहते हैं, यदि आप इसको मिरर में देखना चाहते हैं तो ये आपका Q की तरह दिखना शुरू हो जाएगा। ये आपका Q की तरह दिखना शुरू हो जाएगा। यानी वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब दायां बन जाता है और वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब बना। आईना के आगे में जब खाइएगा ना तो खाइएगा दाहिना हाथ से, आईना में फोटो देखिएगा ना अपना लगेगा आप बायां हाथ से खा रहे हैं। तो सर यही है पार्श्विक रूप से उल्टा बनना, जिसे हम लोग पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। और प्रतिबिंब कभी तुरंत बोले कैसा होता है? आभासी होता है। और जितना दर्पण से आगे प्रतिबिंब बनता है उतना ही दर्पण से पीछे, यानी प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। ठीक है, यह समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की क्या हो गई? विशेषता। अब यदि आप गोलीय दर्पण की बात बोलते हो, यदि आप किसी दर्पण कौन सी बात करते हो? गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर की बात बोलते हो। अभी तुरंत हमने कहा यदि समतल दर्पण बोलना है बाबू मेरे, तो यदि सतह समतल हुआ तो समतल, और सतह गोलीय हो गया, किसी खोखला गोला का भाग हो गया तो गोलीय। कहानी क्लियर है? एकदम दिमाग में खाली बैठाना, रट्टा नहीं मारना, सीधा समझ जाइए। यदि समतल है तो समतल दर्पण, गोला का भाग है तो गोलीय दर्पण। तो एक मतलब गोलीय दर्पण क्या हुआ? देखिए यहाँ गोला का भाग हम बताएं, यानी गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। अब खोखला गोला का भाग है, अब एकरो में एगो बड़ी समस्या है। यदि खोखला गोला का भाग है तो एकरा 20 से काट दीजिए। एकरा जब 20 से काटिएगा तो देखिए हिलने वाला को एक बार रंगा दीजिए। दर्पण बनाने के लिए तो रंगाना ना पड़ेगा, जब तक आप रंगाइएगा नहीं तब तक आरे पार दिख जाएगा, तो और फोटो कहां से बनेगा? तो एक मतलब एगो इन्ने रंगा दीजिए सर, एगो इन्ने रंगा दीजिए। अब देखिए गोलीय दर्पण को काट दिए तो 2 भाग में बट गया। यदि हम गोलीय दर्पण को काट दिए तो कितने भाग में बट गया मेरे महीना? 2 भाग में बट गया। एगो ई वाला भाग इन्ने हो गया। तो अब देखिए बच्चा को याद नहीं रहता है कि सर के कौन कौन नाम रखेंगे, तो देखिए दिमाग में तनीटा सेट कर लीजिए। यदि उठल रहे तो ओकर नाम उत्तल, ऊ से उठल, ऊ से उत्तल। देखिए कितना अच्छा से, नहीं भूलिएगा, हम कह रहे हैं ना, नहीं भूलिएगा। जेकर परावर्तक सतह उठल रहे ओकरे विशुद्ध हिंदी में किताब में लिख देता है उभरा रहे। तो ऐसे भी दिमाग में बैठा लीजिए, ऊ से उभरा, ऊ से उत्तल। जेकर परावर्तक सतह उभरा रहे बाहर की ओर ओकरा उत्तल, आ जे धसल रहे ओकरा अवतल। जेकर परावर्तक सतह धसल रहे वो अवतल, जेकर परावर्तक सतह उठल रहे बेटवा उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल। कभी कभी पूछ देता है, एगो बतवा औरो हम बता देते हैं। कभी कभी पूछ देगा अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ करोगे? ढेरे सोनमा, अवतल दर्पण का प्रयोग याद नहीं रहता है तो आज से याद रहेगा। एगो बतवा हमार याद रखना, एगो ट्रिक आदित्य सर का। डॉक्टर एसके ने, ऐसे तू नाम सुना होगा डॉक्टर झटका का, खूब सीरियल देखता होगा, लेकिन यहां याद रखना डॉक्टर एसके ने गाड़ी में दाढ़ी बनाया, पूरे जिंदगी नहीं भूलना। डॉक्टर एसके ने गाड़ी में दाढ़ी बनाया, अवतल दर्पण का पूरा उपयोग आ जाएगा। डॉक्टर एसके ने गाड़ी में दाढ़ी बनाया मेरे सोनमा, सब उपयोग आ गया। डॉक्टर यदि मरीज का नाक का आंख देखेगा, मरीज के नाक कान आंख देखने में बेटवा अवतले दर्पण का उपयोग करता है। एसके मने हो गया सोलर कुकर मेरे महीना, सोलर कुकर। ऑब्जेक्टिव कभी जिंदगी में पूछ देते एकदम नहीं फंसिएगा। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है मेरे पागलों। गाड़ी है, देखिए गाड़ी, मोटर गाड़ी चलाए है ना जी, तो गाड़ी का अग्रदीप नहीं बुझने आता है, हेडलाइट बुझे, हेडलाइट ओकरो में अवतले दर्पण लगता है मेरे सोनमा। दाढ़ी बनाने में, इसीलिए मेरे महीना
दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए अवतल दर्पण को हजामती दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को कौन दर्पण कहते हैं मेरे सोना? हजामती दर्पण कहते हैं। हजमा नरम नरम से काटियो बाबू के केसियो। देखिए, दाढ़ी बनाने में हजमा यानी हजामती, हजामत करने में अवतले दर्पण का प्रयोग होता है। कहानी सुस्पष्ट समझ में आ रही होगी। अब गोलीय दर्पण से रिलेटेड कुछ बात है बाबू मेरे। जैसे आप ध्रुव की बात बोलते हो, ये ध्रुव कौन होता है सर? बीच वाला, दर्पण का जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, दर्पण का जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? ध्रुव बोल देते हैं। चूंकि अंग्रेजी पोल होता है इसलिए इसको सूचित केकरा से करते हैं? पी से। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। अब वक्रता त्रिज्या क्या होगा? पहले देखिए, इसका केंद्र ये होगा तो इसका नाम होगा वक्रता केंद्र। यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को, देखिए जेकर भाग होता है ओकरे केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं सोना? वक्रता केंद्र बोल देते हैं। तो एकरा सूचित केकरा से करते हैं? सी से। और देखिए, यहां से यहां तक का कुछ तो दूरी होगा बउआ मेरे, इसी दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोल देते हैं। कहानी स्पष्ट समझ में आ गई होगी। यानी गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या, और बीच वाला को ध्रुव, और उसका केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए, और प्रधान अक्ष क्या हो जाएगा? प्रधान अक्ष क्या हो जाएगा? है देखिए, अब फिर से बोलिए, इसको क्या बोले? पोल। इसको क्या बोले? केंद्र। यहां से दूरी हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। प्रधान अक्ष क्या होगा? है देखिए, यही बीचों बीच लाइन, इसी लाइन को हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या हो गया? गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। द्वारक क्या होता है? द्वारक का सीधा सीधी समझिए ना, द्वारक का मतलब हुआ दर्पण की चौड़ाई। ज्यादा विशेष कुछ नहीं समझना, इतना क्लिष्ट लैंग्वेज पे ध्यान हो नहीं तो किताब की भाषा थोड़ी थोड़ी होती है। किसी दर्पण की लंबाई को या परिरेख द्वार को, परिरेख द्वारा दर्पण के वक्रता केंद्र पर बना कौन दर्पण का द्वारक कहता है? इसका मतलब है, देखिए, ये जो तुम्हारा जैसे ये दर्पण हुआ, इसको काट दीजिए। इसका मतलब है ये यहां से जो इसकी चौड़ाई हो गई ना, ऐसे भी आप दिमाग में रख लीजिएगा, गोलीय दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। गोलीय दर्पण की चौड़ाई को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? द्वारक कहते हैं। कहानी सुस्पष्ट। बीच वाला बिंदु पोल, केंद्र हुआ वक्रता केंद्र, त्रिज्या जो हुआ वो त्रिज्या, और चौड़ाई जो हुआ वह गोलीय दर्पण का द्वारक हुआ। फोकस किसको बोलते हैं? देखिए, समांतर आ रही प्रकाश की किरणें, देखिए ये समांतर किरणें आ रही है, समांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिल जाती है, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिल जाती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। यदि आप उत्तल दर्पण की बात बोलते हो, देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है? समांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर, यह प्रधान अक्ष था, उसके जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, देख लीजिए, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसको फोकस बोलते हैं। मतलब अवतल में मिल जाती है, उत्तल में मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसका मतलब है एक का फोकस लेफ्ट में, एक का फोकस राइट में। इसीलिए चिन्ह परिपाटी का नियम कहता है एक फोकस पॉजिटिव होगा, एक फोकस निगेटिव होगा। क्योंकि आप जानते होगे सोनमा, तुम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होगे, अप प्लस डाउन माइनस, इन माइनस, इन प्लस। तो आप इधर देखिए प्लस, इधर है माइनस। तो फोकस दूरी किसको बोले? देखो, कोनो दूरी कहे, आज से तू नहीं भूलना, फोकस दूरी कहे, वस्तु दूरी कहे, वक्रता त्रिज्या कहे, प्रतिबिंब दूरी कहे, एगो बात याद रखना, सभी दूरियां कहां से नापी जाएगी? ध्रुव से। अब देखिए, यदि कोई कह रहा है फोकस दूरी क्या होता है, बेटा ध्रुव से फोकस का दूरी, फोकस दूरी। यदि वस्तु दूरी कहा, ध्रुव से वस्तु का दूरी, वस्तु दूरी। कितना हलवा है, ध्रुव से
प्रतिबिंब का दूरी, प्रतिबिंब दूरी बोलो, याद नहीं रहा, एकदम आसान है। सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती। वक्रता त्रिज्या कहा, ध्रुव से वक्रता केंद्र का दूरी वक्रता त्रिज्या। कहानी एकदम स्पष्ट है मेरे मैना। फोकस को एफ, वस्तु दूरी को यू, अब प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित करते हैं। अब देखिए, अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, गोलीय दर्पण में एफ और आर में कैसे रिलेशन निकालेंगे, कैसे रिलेशन निकालेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एफ और आर के बीच रिलेशन कैसे निकालेंगे। तो एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर आर बाई टू कैसे निकालेंगे, बहुत इजी मेथड है भाई मेरे। हम ये क्या है, ये सर आपतित किरण है, यहां पर बेटा कितना एंगल बन रहा है, सर ये एंगल आई है, यहां पर कितना एंगल बन रहा है, सर ये एंगल आर है, ठीक है। चलो ये आई होगा तो एकांतर अंतःकोण से कांतर वाला कोण देखिए, ये भी तुम्हारा क्या होगा, आई होगा। और देखिए, और ये कोण आई, तो ये आई चूंकि एकांतर अंतःकोण से, और हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है, आर होता है, मतलब ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। और त्रिभुज का नियम लगा दीजिए, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसकी सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर। एकर मतलब एकर सम्मुख भुजा ई हो जाएगा, एकर सम्मुख भुजा ई हो जाएगा, मतलब सीधा सा है, यदि C का सम्मुख भुजा कहेंगे तो BF हो जाएगा, और B का सम्मुख भुजा कहेंगे तो CF हो जाएगा। तो BF किसके बराबर हो गया, CF के। और जैसे हम दूसरा इक्वेशन में आएंगे, देखिए पहला इक्वेशन, तो देखिए पहला इक्वेशन में क्या था, BF बराबर CF, BF बराबर क्या था, CF। पहला इक्वेशन में देख लीजिए, थोड़ा सा पहला इक्वेशन देख लीजिए, BF बराबर क्या था, CF। तो यहीं पर हम इसी पेज में ना प्रूफ कर दें, बेहतर होगा। तो पहला हो गया BF बराबर CF। अब सोचो बेटा, B यदि P के पास आ जाता, E वाला लाइन जो है सट के ही यहां चलाता। अब देखो थोड़ा सा, जब B जो है P के नजदीक हो जाए, इसका मतलब है ये कि BF जो है, ये B पॉइंट कहां पर चलाएगा, P पर। इसका मतलब BF जो है वह PF के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब देखिए, यहां देखिए BF ये है, ये BF, इसका मतलब यदि E बराबर E है तो गारंटी है CF जो होगा वह PF के बराबर होगा। हाँ सर एकदम होगा। इसका मतलब यदि आप समीकरण 1 और 2 की बात करते हो, 1 और 2 की बात करते हो, तो देखिए BF बराबर, इसका मतलब CF जो होगा वह PF के क्या होगा, बराबर होगा। CF है क्या, कुछ नहीं है, तो सर CF को क्या लिखेंगे, है देखिए CF को क्या लिखेंगे, नहीं समझ में आया है, अभी आएगा CF। यहां कौन है, P। देखिए CF को क्या लिखेंगे, सर CF को ऐसा नहीं लिख सकते हैं पूरा CP में E गायब हो गया, CP में E वाला गायब हो जाएगा। हाँ सर, CP में PF गायब हो गया, बराबर PF है, देखिए प्रूफ हो गया। PF माइनस उधर जाएगा तो प्लस। अब बताइए CP क्या था, सर केंद्र से दूरी त्रिज्या है, सर ये आपका R है, ये क्या है सर, ये आपका फोकस है, फोकस, ये F प्लस F, देख लीजिए प्रूफ हुआ क्या। हाँ सर, R बराबर F जोड़ F यानी 2F, एकदम इजी वे में सर प्रूफ हो गया, F बराबर R बाई 2। ई क्वेश्चन देख लीजिएगा। उसके बाद 3 गो किरण आरेख का नियम जान लीजिएगा, सफो सिसियाना पिपियाना। ई क्या बोल दिए सर, सफो सिसियाना पिपियाना, 3 गो नियम याद रख लीजिएगा, सफो सिसियाना पिपियाना, किरण आरेख का नियम। समांतर जाएगा तो फोकस से जाएगा, अब फोकस से जाएगा तो समांतर जाएगा। तो देख लीजिए, पहला प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर सफो यानी फोकस से जाएगा, देख लीजिए समांतर है तो किससे जाएगा, फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा। दूसरा क्या बोले, C
आओ सनम जाओ सनम, सी का मतलब आओ सनम जाओ सनम, जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते पर लौटेगा, क्योंकि यहां आई का मान भी 0 होगा, आर का मान भी क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद यदि हम बात करें ध्रुव पर, तो वही बात है, ध्रुव से भी जितना कोण से आएगा उतने कोण से लौट जाएगा। ये 3-4 बातें दिमाग में रखनी ही पड़ती है। अब प्रतिबिंब कहां कहां बनता है, देखिए, यदि फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु यदि फोकस और ध्रुव के बीच हो, तो एक स्थिति ऐसा है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। फोकस पर हो वस्तु तो प्रतिबिंब कहां बनता है, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है, अनंत पर। वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। यह सब दिमाग में रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। यदि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा, यदि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु होगा, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वह कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। वास्तविक और उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। सी पर होगा तो सीए पे बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वास्तविक उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। उत्तल दर्पण में देख लीजिए, उत्तल दर्पण में 2 ही स्थिति होगी, या तो वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब आभासी सीधा बनेगा और कहां बनेगा, फोकस पर, और हमेशा छोटा बनता है, याद रखना। उत्तल में हमेशा छोटा। उत्तल दर्पण में एक चीज याद रखना, आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा। ये उत्तल दर्पण में कहेगा कि कौन ऐसा दर्पण है जो वस्तु का आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो वो उत्तल दर्पण है। और कौन ऐसा प्रतिबिंब है जो हमेशा आभासी सीधा और बराबर बनाता है, तो वो समतल दर्पण है। और कौन ऐसा दर्पण है जो सब चीज बनाता है, बड़ा भी बनाता है, छोटा भी बनाता है, उल्टा भी बनाता है, सीधा भी बनाता है, वो अवतल है। अवतल सब जगह सेट कर जाता है, वो सब टाइप का गप करता है, लेकिन उत्तल हमेशा सीधा और छोटा। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए, अब थोड़ा सा बात दर्पण सूत्र का हो जाए। दर्पण सूत्र होता क्या है? दर्पण सूत्र होता क्या है? 1/u + 1/v = 1/f। और आप जान रहे हैं कि एक वस्तु दूरी है, एक प्रतिबिंब दूरी है और एक फोकस दूरी है। यदि आपको दर्पण सूत्र प्रूव करना है तो आज से आप कभी भूलेंगे नहीं। दर्पण सूत्र प्रूव करने के लिए आप 4 त्रिभुज को खोल लीजिए, दर्पण सूत्र प्रूफ हो जाएगा। मात्र 4 त्रिभुज। 4 त्रिभुज में कौन कौन खोजिएगा? 4 त्रिभुज में कौन कौन खोजिएगा? तो 4 त्रिभुज में देखिए, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी एगो हो जाएगा। देखिए, ए बी पी देख लीजिए त्रिभुज, यदि आपको नजर आ रहा होगा। यहां देखिए, ये हम एक अलग पेज ले लेते हैं। एक पेज हम ले लेते हैं, देखिएगा। ये अवतल दर्पण था, ये ध्रुव, ये वस्तु है। अब इसका प्रतिबिंब बना दीजिए। दूसरी किरण P पर आपतित कर दीजिए। ए डैश बी डैश। अब देखिए, आप मात्र 4 त्रिभुज को समरूप 4 जोड़ी को खोजिए, तो 2 जोड़ी लगा के देखिए, ए बी पी। देखिए एक त्रिभुज, और उसके नीचे में देखिए, क्या इसको आप समरूप कर सकते हैं? आपका जवाब आएगा हां सर, कर सकते हैं। दूसरा जोड़ी देखिए, डी ई एफ नजर आ रहा होगा? हां सर, आ रहा है।
और इधर देखिए ए डैश बी डैश एफ, देखिए बिल्कुल। तो दोनों त्रिभुज को समरूप कर दीजिए, समरूप करके उठम पटकी कर दीजिए। ए बी पी समरूप हो जाएगा ए डैश बी डैश पी, उठम पटकी कीजिए तो ए बी बटा ए डैश बी डैश, बी पी बटा बी डैश पी, इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा को उसी तरह कीजिए, डी एफ ए डैश बी डैश एफ। अब देखिए डी ई बटा ए डैश बी डैश, ई एफ बटा बी डैश एफ। और आवर्धन सूत्र में क्या करेंगे याद रखिएगा, मात्र दो ही त्रिभुज में लेंगे, इसी में हम आवर्धन सूत्र प्रूव कर देंगे, अभी तुरंत करेंगे। दर्पण सूत्र में दो, याद रखिएगा दर्पण सूत्र में दो जोड़ी, आवर्धन सूत्र के लिए एक जोड़ी, तुरंत प्रूफ हो जाएगा। लेकिन इसको अभी आप समीकरण दो मत मानिए। देखिए थोड़ा सा एक बात और देख लीजिएगा, डी ई किसके बराबर है, जरा देखिए डी ई सर ए बी के बराबर है। हाँ बिल्कुल डी ई ए बी के बराबर है, तो डी ई के जगह पर आप ए बी रख सकते हैं, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ई एफ बटे बी डैश एफ, ये इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए एक और दो से देखिए, एक तथा दो से देखिए, ये दोनों बराबर है ना, हाँ सर, बी पी बटे बी डैश पी बराबर ई एफ बटे बी डैश एफ। अब देखिए ये P है ही, ये P है ही। अब देखिए E किसके पास है सर, E P के पास है, E टेंस टू P, E जब P के पास है तो E के जगह पे P। अब बोलिए सब लोग P के आया है, लेकिन एगो बिना P ले आया है, क्योंकि सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाएगी। अब B डैश F क्या होगा सर, B डैश F क्या होगा, देखिए B डैश P माइनस पी एफ। अब सब का वैल्यू बैठा दीजिए, और सब तो बाएं तरफ ना है, ई है यू, ई है भी, और ये है एफ, बैठा दो ना, और सब बाई तरफ है तो माइनस होगा, माइनस यू माइनस भी माइनस एफ माइनस भी माइनस एफ। चलिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या आया, आया सर यू बटे भी बराबर माइनस एफ बटे माइनस भी अब प्लस है, माइनस गुना माइनस प्लस, कोना कोनी गुना कर लीजिए, तीन गो लोग से भाग दीजिएगा, तीन गो है ब्रह्मा विष्णु महेश, यू भी एफ से भाग दीजिएगा, कोना कोनी गुना कीजिए, माइनस भी एफ माइनस यू भी प्लस यू भी एफ। देखिए ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, लेकिन लोग संतुष्ट न है। जैसे इसके पास पूछने जाइएगा आपका पास कुछ कमी है, कहेगा यू का कमी है, ई कहेगा एफ का कमी है, ई कहेगा भी का कमी है। तो आप कुछ ज्यादा विशेष नहीं कीजिएगा, कुछ ज्यादा विशेष नहीं कीजिएगा, कीजिएगा क्या, यू भी एफ से भाग दे दीजिए। ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, देखिएगा कैसे देगा, लेकिन कंडीशन भगवान लगा के भेजता है ऊपर वाला कि जो तेरा है वो मुझे दे दो, और जो तेरे पास नहीं है वो मुझसे ले लो। देखो तेरे पास भी एफ था, मुझे दे दो, यू ले लो, यू भी दे दो, एफ ले लो, यू एफ ले लो, भी दे दो। देखो प्रूफ हो गया, माइनस वन बाय यू बराबर माइनस वन बाय एफ प्लस वन बाय भी। अब बताइए माइनस इधर आएगा तो प्लस, और ये उधर जाएगा तो प्लस, यही तो बेटा दर्पण सूत्र है। देखो कितना इजी से हम प्रूफ कर दिए। अब देखो इसी में हम तुमको आवर्धन सूत्र भी प्रूफ कर देते हैं, आवर्धन सूत्र भी प्रूफ कर देते हैं। अवतल दर्पण में हम आवर्धन सूत्र भी कर देते हैं। आवर्धन सूत्र के लिए हम क्या बोले थे, आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। इसमें याद रखना दो ही त्रिभुज लेंगे बस प्रूफ हो जाएगा। देखो कितना हलवा हम बना देंगे। देखिए उसी तरह फिगर बना रहे, देखिए मात्र दो त्रिभुज में काम करना हो जाएगा। कौन कौन त्रिभुज में, बोलो बोलो तेईस से,
23 से आप बोल सकते हो, यदि मान लो एगो किरण को हम P से ले लिए, देखो थोड़ा सा देखो, ये वस्तु है, समांतर आई, फोकस से चली गई। चलो दूसरा हम ध्रुव से ले लेते हैं, समान कोण बनाते हुए लौट जाएगी। हाँ सर बिल्कुल, यहां पे प्रतिबिंब बन गया। अब देखो दो त्रिभुज मात्र लेना है, दो त्रिभुज मात्र, ए बी पी जरूर दिख रहा होगा, ए बी पी, और दूसरा त्रिभुज देखो इसी का जोड़ीदार नीचे में एकदम तहलका मचैले है, ए डैश बी डैश पी, दोनों को समरूप कर दो, दोनों को समरूप कर दो, पहलवानी लड़ा दो, दोनों का उठम पटकी करा दो, करा दो दोनों का उठम पटकी, ए बी बटा ए डैश बी डैश, बी पी बटा बी डैश पी, हो गया आवर्धन सूत्र। हाँ हो गया सर, हाँ सर, ए बी क्या है, वस्तु को ऊंचाई, ऊपर में प्लस और नीचा अभी कुछ देर पहले ही बता दिए थे माइनस, तो ये हो गया माइनस एच आई। ये दोनों बायां तरफ, एगो यू और एगो भी, और दोनों बायां तरफ है, माइनस यू माइनस बी, खट खट खत्म। एम बराबर होता है एच आई बाय एच ओ, दोनों तरफ उठा के पटक दीजिए, दोनों तरफ व्युत्क्रम लेने पर, उल्टा लेने पर, जैसे उल्टा लीजिएगा माइनस एच आई बाय एच ओ, ये भी वायु। अब बोलिए एच आई बाय एच ओ क्या होता है, एम, तो माइनस एम बराबर भी वायु, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी वायु। दैट इज द ओवर ऑफ योर क्लास। ओके डियर, चलिए यह आवर्धन सूत्र, और इतना ही तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना था। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले चैप्टर में, प्रकाश का अपवर्तन।